नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय नोबल अस्पताल भोपाल से संबद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी रोग स्पेशलिस्ट हूँ। डायलिसिस रोगियों के कुछ सवाल होते हैं और कुछ भ्रांतियाँ जो उनके मन में बैठी होती हैं और अक्सर हम इस बारे में अपने मरीजों को उचित सलाह देते रहते हैं। आज मैं आप सभी से इन्हीं भ्रांतियों और इन्हीं सवालों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे बड़ी भ्रांति जो होती है वो उनके खान पान को लेके होती है। होता ये है कि जब मरीज डायलिसिस के पहले की स्टेट में होते हैं, प्री डायलिसिस स्टेट में होते हैं और डॉक्टर जब उनका CKD मैनेज कर रहे होते हैं तब उनको एक सलाह दी जाती है कि भाई आप अपने प्रोटीन इनटेक को सीमित रखें, आप उसको कभी भी 0.8 ग्राम प्रति केजी बॉडी वेट से आगे न बढ़ने दें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि प्रोटीन इनटेक अधिक होने से जो डिजीज का प्रोग्रेशन होता है, CKD वाली स्टेट का प्रोग्रेशन होता है, वो तेज होता है। और चूंकि कई सालों तक हमारे CKD की मरीज इस तरीके की डाइट को प्रैक्टिस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनके दिमाग में ये बात गहरे तक बैठ गई होती है कि किडनी रोगियों को प्रोटीन की एक्सेस नहीं होनी चाहिए या प्रोटीन से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब जब ऐसे मरीज स्टेज 5 CKD में जाते हैं, उन्हें डायलिसिस की सलाह दी जाती है और वो डायलिसिस पर आते हैं, तब वो अपने खान पान में कोई परिवर्तन नहीं करते और वही डाइट जो उनको CKD4 या CKD3 में प्रिस्क्राइब की गई थी उसी डाइट के साथ बने रहते हैं, क्योंकि उस डाइट के साथ वो एडजस्ट हो चुके होते हैं। अब यहाँ बड़ी दिक्कत आती है। होता यह है कि जो व्यक्ति डायलिसिस पर है उसके ब्लड से न केवल वेस्ट प्रोडक्ट बट कई बार न्यूट्रिएंट भी वॉश आउट होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, वो भी शरीर के बाहर चले जाते हैं। अब एक हाथ पर न्यूट्रिएंट्स बाहर जा रहे हैं, अमाइनो एसिड्स बाहर जा रहे हैं और व्यक्ति जो है प्रोटीन का इंटेक कम ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में मरीज को प्रोटीन की या साथ में प्रोटीन एनर्जी की मालन्यूट्रिशन होने की बड़ी संभावना रहती है। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मरीज जो डायलिसिस पर हो वो इस तरीके के मालन्यूट्रिशन से सफ़र करे, क्योंकि एक बार पेशेंट मालन्यूट्रिशन से ग्रस्त होता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, वो शक्तिहीन हो जाता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है और तो और नाना प्रकार के इन्फेक्शन होने का उनमें भय हमेशा बना रहता है। इन सब कारणों से हम चाहते हैं कि हमारा मरीज जो न्यूट्रिशन साइड से वो एडिक्वेटली नरिश्ड हो। तो क्या करना होता है? सबसे पहले तो जो प्री डायलिसिस डाइट है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना होता है। यह देखना होता है कि मरीज नॉर्मल से थोड़ा अधिक प्रोटीन ले। क्यों अधिक प्रोटीन ले? क्योंकि उसमें प्रोटीन के जो अवयव हैं वो डायलिसिस में उनका ह्रास हो रहा है, वो लॉस हो रहा है, वो बाहर जा रहे हैं, तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए उसको नॉर्मल से अधिक प्रोटीन लेना चाहिए। अब नॉर्मल की परिभाषा क्या होती है? नॉर्मल जो प्रोटीन इनटेक जो एक व्यक्ति किडनी रोग से सफ़र नहीं कर रहा है उसमें कहा जाता है 1 ग्राम टू 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, उसकी रिकमेंडेड प्रोटीन अलावेंस होती है। लेकिन डायलिसिस पेशेंट में हम कहेंगे कि कम से कम 1.2 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम प्रोटीन तक इन मरीजों को लेना चाहिए ताकि उनमें माल न्यूट्रिशन ना हो। साथ ही एनर्जी इनटेक, कैलोरी इनटेक का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जो डायलिसिस की स्टेट होती है वो हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट होती है। इसमें शरीर को प्रोटीन और एनर्जी दोनों की रिक्वायरमेंट जो होती है नॉर्मल से अधिक होती है। तो एक योग्य डायटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के सलाह से हमको डायलिसिस पेशेंट्स को अपने पूर्ववर्ती जो उनका भोजन और जीवन शैली है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना होता है और ये देखना होता है कि उन्हें कहीं डायलिसिस के कारण माल न्यूट्रिशन की स्थिति ना बने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो डाइट पहले रेकमेंड की गई है डायलिसिस के शुरू होते ही उसमें पूरा भरपूर बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट हमको डाइट का फिर से रीअसेसमेंट और रीडिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें हमारे डायलिसिस रोगी। ये तो जो भ्रांति थी उसके बारे में हुआ। और एक सवाल जो बहुधा हमारे रोगी पूछते हैं कि सर हमें डायलिसिस हफ्ते में 2 बार करने की सलाह दी गई है,
हमें कुछ ऐसा तरीका बताएं ताकि हम इस डायलिसिस को उत्तरोत्तर प्रोग्रेसिवली कम कर सके, यानी कि हफ्ते में पहले एक बार करें, फिर हम चाहें तो 15 दिन में एक बार कर लें। तो मैं अपने रोगियों को ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को घटा सके। होता ये है कि डायलिसिस की सलाह तभी दी जाती है जब रोगी के जो किडनी फंक्शन है वो 15 से लेकर 10% के भी नीचे चले जाएं। यानी जब डायलिसिस शुरू की जाती है तो बहुधा यह स्थिति होती है कि रोगी का जो किडनी फंक्शन है वो 5% के नीचे चला गया होता है या 10, 7, 8 के नीचे चला गया होता है, और ये चूंकि इरिवर्सिबल होता है इसीलिए हम डायलिसिस की शुरुआत करते हैं। अब यदि हम डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो जो रिमूवल है वेस्ट प्रोडक्ट्स का वो भी कम हो जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल जब कम होगा तो जाहिर है उसका असर मरीज की सेहत पे पड़ेगा। वह उतना स्वस्थ नहीं रह पाएगा, उसमें एनर्जी नहीं रह पाएगी, उसमें बार बार इन्फेक्शंस और अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती जाएगी, और सबसे बड़ी बात उसकी लॉन्जिविटी यानी उसका जीवन का जो स्ट्रेच है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए कृपा करके कोई ऐसी कोशिश ना करें जिससे वो फ्रीक्वेंसी आप कम करने का प्रयास करें या कम कर दें, उससे आप और बीमार हो जाएंगे, आपको नुकसान हो सकता है। कई बार देखा गया है कि लोग बहुत से अल्टरनेटिव मेडिकेशन केवल इसलिए लेते हैं ताकि उनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। उससे डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी तो शायद कम नहीं हो पाती, पर दूसरे तंत्र और वो हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। कई बार पैनक्रियास पर, कई बार लिवर पर और शरीर के अन्य तंत्रों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो डायलिसिस का रोगी होता और अधिक बीमार हो जाता है। उसमें ब्लड बनना कम हो जाते हैं, WBC कम हो जाते हैं, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, यानी नाना प्रकार के साइड इफेक्ट्स जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के हैं वो हम देखते हैं केवल इस प्रयास में कि डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम की जा सके। तो मेरा आप सभी रोगियों से निवेदन है जो डायलिसिस पर हैं कि ऐसा प्रयास न करें, डायलिसिस पूरा डोज लें और आप स्वस्थ बने रहें। धन्यवाद।